हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने संवैधानिक विकास को कंप्लीट कर लिया था। संवैधानिक विकास क्योंकि एक लंबा चैप्टर है, इसलिए उसके कंसाइज नोट्स इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लंबा लेक्चर था, मैंने 2 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, इस वाले लेक्चर में कि ये रिवीजन क्लास होने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ने के साथ साथ रिवीजन इज़ द की। रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से याद हो, क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आपको 2 तरीके से पढ़ाई करनी है। एक तो आपको बुक को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको जब तक समझ में ना आए प्लीज़ किसी भी चैप्टर को स्किप करके आगे मत बढ़िए कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो देन आगे बढ़ जाते हैं। जब तक वो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए आप उसको अच्छे से पढ़िए, 1 दिन 2 दिन अच्छे से समझ के जब आगे बढ़िए। फिर उसके बाद उसका एक फ़ायदा ये है, जब आप उसको दोबारा रीड करेंगे तो आपको दोबारा उतना दिमाग उतना टाइम उस पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आपको रिवीजन नोट्स बनाने हैं। पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको रिवीजन नोट ज़रूर बनाने हैं ताकि आपके एट द मूवमेंट वो काम आए। क्लियर? तो इसी पर्पज़ से हमने जो अपना लेक्चर था वो कंप्लीट किया, आपको अच्छे से डिटेलिंग में आपको समझाया। इस वाले लेक्चर में इन ब्रीफ हम समझेंगे संवैधानिक विकास को। क्लियर? तो ये वाला लेक्चर आपकी रिवीजन क्लास है, रिवीजन नोट्स बनाएंगे इस पर। इन ब्रीफ डिटेलिंग में मैं आपको कवर करा चुकी। मैंने आपको बताया 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है, व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन व्यापारिक कंपनी के घाटे के कारण जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की संसद थी, उसने कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 में। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिससे संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। क्लियर? तो पहला एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट आपसे पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। इसमें सिर्फ समरी पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी? रेगुलेटिंग एक्ट की पहली मुख्य विशेषता थी कि इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड वरेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। क्लियर? उसके बाद दूसरी इसकी मुख्य विशेषता थी कि इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में प्रावधान किए, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में। स्थापना कब होती है? 1774 में। प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। इसके बाद इसकी तीसरी मुख्य विशेषता थी कि इसने 3 प्रेसिडेंसियाँ मैंने आपको बताई थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो मद्रास और बम्बई को किसके अधीन कर दिया? बंगाल के अधीन कर दिया। ये इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट आपका आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में सर विलियम पिट्स ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784, जिसकी मुख्य विशेषता थी कि इसने भारत में द्वैध शासन की स्थापना की। भारत में द्वैध शासन की स्थापना होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था कि ये राजनीतिक कार्य देखते थे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कमेटी थी, ये बोर्ड था, ये राजनीतिक कार्यों को देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्यों को देखते थे। क्योंकि कंपनी के कार्यों को 2 भागों में, वाणिज्यिक और राजनीतिक में विभक्त कर दिया गया था, इसीलिए इसको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को कहते हैं भारत में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, द्वैध शासन की स्थापना क्यों? क्योंकि इसने 2 भागों में विभाजन कर दिया कंपनी के कार्यों का। इसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट 1786 का एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट। इसको चार्टर एक्ट बोला जाता है क्योंकि ब्रिटेन से रेडीमेड आते थे, भारत में आके लागू होते थे। क्लियर? 1786 का चार्टर एक्ट, जिसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहली, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी
कि वो इस आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे जब उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों में वीटो पावर दी जाएगी। वीटो पावर का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके सदस्यों द्वारा किसी निर्णय को रद्द करने की शक्ति, किसको कहते हैं? वीटो पावर। कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने जो निर्णय लिया है उससे असहमत होने की शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगी। तो पहली वीटो पावर किस लॉर्ड को दी गई? किस गवर्नर जनरल को दी गई? बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्हें कमांडर इन चीफ बनना है, ठीक है, तो उन्हें कमांडर इन चीफ का पद दिया गया। कमांडर इन चीफ का पद दिया गया किसमें? 1786 के चार्टर एक्ट में। क्लियर? इसकी यही विशेषता है। इसके बाद जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो वीटो पावर को लेके पूछा गया है कि वीटो पावर गवर्नर जनरल को कब दी गई? तो 1786 में। पहली वीटो पावर किसे मिली? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर? नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसकी मुख्य विशेषता थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक एकाधिकार वाली कंपनी थी, ब्रिटेन से व्यापारिक एकाधिकार के साथ आई थी। 1813 के चार्टर एक्ट में इसके व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया। आंशिक रूप से समाप्त करने के साथ चाय और चीन के साथ जो व्यापार करती थी कंपनी, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। डिटेलिंग में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। क्लियर? इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि वो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी, यानी पश्चिमी शिक्षा पर व्यय करेगी। कितनी धनराशि? 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके साथ साथ जो ईसाई मशीनरियाँ थी, ईसाई मशीनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा दी गई, क्योंकि संस्कृति को फैलाना आसान है, ठीक है, तो संस्कृति किससे फैलती है? शिक्षा से और धर्म से। क्लियर? नेक्स्ट, 1813 का चार्टर एक्ट आपको मोस्ट इसलिए याद रखना है, ये चारों आपसे पूछे गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, ठीक है। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान था किसमें किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में। और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की व्यवस्था सर्वप्रथम 1813 में होती है। फिर उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें केंद्रीकरण जो हम रेगुलेटिंग एक्ट से देखते हैं वो चरम पर पहुंच गया था। केंद्रीकरण चरम पर पहुंच गया था। इसका मतलब कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किसका? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले लॉर्ड वेंटिक, ठीक है, पहले विलियम वेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन गए। शक्तियों का हो गया केंद्रीकरण, इसीलिए केंद्रीकरण चरम पर कम पहुंचा 1833 में। क्लियर? इसके साथ इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती थी वो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी कर सकती थी, चाय और चीन के साथ। क्लियर? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद इसमें विधि सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति कब होती है? विधि सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट में। क्योंकि भारत में विविधता है तो भारत के लिए भारत के हिसाब से विधि बनाई जाएगी। इस पर प्रस्ताव देने के लिए, सुझाव देने के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य की नियुक्ति की गई कि आप भारतीयों के हिसाब से विधि बनाने का सुझाव दीजिए। और लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य नियुक्त हुए। कौन? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य नियुक्त हुए। क्लियर? नेक्स्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर है अगेन 2 चीज़ों की वजह से महत्वपूर्ण है। पहला तो मैंने जैसे आपको बताया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इट मीन्स उनका जो कार्यभार था वो बढ़ गया। अब कार्यभार को संभालने के लिए गवर्नर जनरल के जो कार्य थे उनको विभक्त किया गया। किसमें?
गवर्नर जनरल के कार्यों को विभक्त किया गया और उनके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। और विधायी कार्यों को जो अलग किया गया उसके लिए बनाया गया विधि आयोग। विधायी कार्यों को करने के लिए 12 सदस्यीय विधि आयोग बनाया गया, जिसका कार्य था भारत के अनुसार, भारत के वातावरण के अनुसार, भारत की संस्कृति धर्म के अनुसार विधि बनाने का सुझाव देना। क्लियर? विधि आयोग, पहले तो इससे पहले के चार्टर में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। चूंकि भारत के लिए विधि बनानी है तो एक सदस्य क्या सुझाव देता, इसीलिए पूरा विधि आयोग बनाया गया। तो विधि आयोग कब बनाया गया? विधि आयोग कब बनाया गया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि आयोग बनाया गया। इसके साथ साथ 1853 में सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ कब हम देखते हैं? 1853 के चार्टर एक्ट में। इससे पहले भी इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध पर इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन फाइनली 1853 में इसको स्वीकार किया गया, यानी कि अब सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता की गई, जिसमें भारतीयों को भी स्थान मिला। क्लियर? नेक्स्ट आता है, अब आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी मैंने आपको चार्टर एक्ट बताए, 6 चार्टर एक्ट पढ़े हमने, ये आते हैं कंपनी के अधीन शासन में। ठीक है, कंपनी के अधीन शासन में मैंने आपको बताया था संवैधानिक विकास को हम 2 चरणों में पढ़ते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम कानून ब्रिटेन में बैठकर बना रहा था और वो भारत में लागू कर रही थी। लेकिन 1857 की महान क्रांति और प्रशासनिक विद्रोह के बाद 1858 से भारत में प्रत्यक्ष रूप से महारानी का शासन स्थापित हो जाता है। इसीलिए इसके बाद 1858 के बाद जितने भी एक्ट आएंगे वो भारत में बनाए गए, इसीलिए इनको भारत शासन अधिनियम कहा गया। और यहाँ पर आए चार्टर एक्ट। क्लियर? ये पार्ट हमने रिवाइज कर लिया है, अब ये वाला पार्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। तो पहला अधिनियम आया 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसको कहा गया है भारत में सुधार के लिए, भारत के प्रशासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है। कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या पढ़ी थी हमने? इसकी मुख्य विशेषताएं थी, सबसे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी प्रशासन था उसको समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल, इस पद को समाप्त कर दिया, या इस पद को बदलकर क्या बना दिया? भारत का वायसरॉय। भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय बने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय बने। शासन महारानी के अधीन चला गया, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ साथ वायसरॉय पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि दोबारा इस तरह की क्रांति ना हो, वायसरॉय पर नियंत्रण रखने के लिए एक नया पद सृजित किया गया, जिसे बोला गया राज्य सचिव। क्या कहा गया? राज्य सचिव। राज्य सचिव कौन था? ये ब्रिटेन के कैबिनेट सदस्य होते थे, जो ब्रिटेन की संसद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। ठीक है, ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य जो ब्रिटेन की संसद के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, उनको क्या कहा गया? राज्य सचिव कहा गया। और इनका कार्य क्या था? ये ब्रिटेन में रहकर भारत के वायसरॉय पर नियंत्रण रखते थे, उनके कार्यों पर नज़र रखते थे। क्लियर? अब इनके इतना बड़ा कार्य इनको दिया गया है, वायसरॉय पर नज़र रखनी है, वो ब्रिटेन में बैठकर भारत में। तो इनके कार्यों को करवाने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का निर्माण किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारत परिषद की स्थापना कब होती है? तो 1858 में भारत परिषद की स्थापना होती है। कब होती है? 1858 में भारतीय परिषद की स्थापना होती है। 15 सदस्यीय परिषद थी। इसका कार्य था राज्य सचिव की सहायता करना, किसमें? वायसरॉय के नियंत्रण में। क्लियर? 1858 का आपका इतना ही था अधिनियम। फिर उसके बाद 1861 का अधिनियम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 1861 के अधिनियम में पहली विशेषता थी, लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली को शुरू किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली का अर्थ भी आपसे पूछा गया है कि पोर्टफोलियो प्रणाली का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है विभागीय प्रणाली। विभागीय का मतलब होता है भारतीय प्रशासन को प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट दिया गया। जैसे शिक्षा मंत्रालय हम आज देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है। तो इस तरह से
वित्त मंत्रालय। इस तरह पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि प्रशासन को विभागों में बांट देना। क्लियर? तो ये किसने शुरू किया? लॉर्ड कैनिंग में। इसका प्रस्ताव कब आया? 1861 में। इसके साथ साथ जो भारत के वॉइस रॉय थे उनको क्या दिया गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश मैं आपको बता चुकी हूँ, अस्थायी कानून होता है जो टेम्परेरी टाइम के लिए आता है। ठीक कब आता है? जब संसद अस्तित्व में नहीं होती है और कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है जिस पर तत्कालीन कानून की आवश्यकता है। तो कानून निर्माण एक लंबा प्रोसीजर है, उसको फॉलो ना करते हुए अध्यादेश लाया जाता है कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर। तो किस सर्वप्रथम वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम में दी गई? 1861 के भारत शासन अधिनियम में। क्लियर? इसके बाद इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण में, ठीक है, कानून निर्माण में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। कानून निर्माण में प्रतिनिधित्व, कानून निर्माण में प्रतिनिधित्व, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि भारतीयों को कानून निर्माण में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व कब प्राप्त हुआ? तो 1861 में। क्लियर? 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग द्वारा नियुक्त किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, 3 लोगों को यहाँ नियुक्त किया गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर्स को एक जगह सेंटर में रख देना। ठीक, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा केंद्रीकरण जो था वो चरम पर पहुंच गया, क्योंकि सारी पावर किसके पास चली गई? भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। अब आप जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्होंने देखा कि केंद्रीकरण की वजह से विद्रोह हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, जिनकी पावर थी उनको थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए। क्लियर? तो यहाँ पर पहली बार विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण का उल्टा, केंद्रीकरण यानी शक्तियों को एक जगह पर एकत्रित कर देना, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को बांट देना। विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है और बम्बई और मद्रास की जो विधायी शक्तियां हैं जो गवर्नर जनरल के पास चली गई थी, भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गई थी, उनकी विधायी शक्तियों को वापस लौटाया गया। विधायी शक्तियों को वापस लौटाया गया। विधायी शक्तियों को लौटाया गया। तो 1861 का भारत शासन अधिनियम में इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने। क्लियर? अब इसके बाद आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं आपको मैंने बताया। 1861 में कानून निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है 1861 में। 1892 में इन्हीं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। क्लियर? तो गैर सरकारी सदस्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया था 1861 में, उनकी संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या ना बढ़ जाती है, सदस्यों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1892 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सदस्यों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बहुमत अब किसका है? अब भी किसी का है, सरकारी सदस्यों का। ठीक है, बहुमत सरकारी सदस्यों का बना रहा। क्लियर? तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वॉइसरॉय की परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति पहली बार दी गई, लेकिन यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न का मतलब होता है काउंटर क्वेश्चन। अगर आप सदस्य के प्रश्न आंसर से संतुष्ट नहीं है तो आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक, ये होते हैं पूरक प्रश्न। तो यहाँ पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष चुनाव की यहाँ पर शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की शुरुआत होती है। आपको ध्यान रखना है जिन गैर सरकारी सदस्यों की यहाँ संख्या बढ़ाई गई है, इनका चुनाव अब अप्रत्यक्ष रूप से
किया जाने लगा। शिक्षा, कर और संपत्ति के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया बड़े लोगों को और उनके आधार पर इनका चुनाव किया जाने लगा, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया था। क्लियर। इसके बाद आता है 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है मोर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है। मोर्ले मिंटो सुधार, जिसमें मोर्ले राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वॉइस रॉय थे। इसके बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत कहाँ से होती है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत ही से होती है 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्लियर। डिवाइड एंड रूल कैसे शुरू होता है? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ठीक है। सांप्रदायिकता के आधार पर उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, इसीलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत हम कहाँ से देखते हैं? 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो क्या दिया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से कोई मुस्लिम मतदाता ही किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को चुन सकता था, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र। इसके साथ साथ इसका अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो आपको ध्यान रखना है, वॉइस रॉय की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। तो विधि सदस्य की नियुक्ति किसमें? वॉइस रॉय की परिषद में। वॉइस रॉय परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति। क्लियर। यानी यहाँ पर भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ 1909 में। इसके बाद आता है 1919 का अधिनियम। इसको डिटेलिंग में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू क्या थे? राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वॉइस रॉय थे। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मैंने आपको बताया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 का इसमें कई सारे बदलाव किए गए। 1909 में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत हो जाती है, जिसमें मुस्लिम्स को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है। किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब धर्म के आधार पर कोई चीज़ दी जाती है, ली जाती है, उसे बोलते हैं सांप्रदायिकता। क्लियर। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसने जो मुस्लिम्स को सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया था उसको आगे बढ़ाया। ईसाई, बौद्ध, सिख, अन्य धर्मों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया। किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब होती है? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब होती है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। द्वैत शासन का मतलब था कि प्रांतों को जो विषय दिए गए थे विधि निर्माण के लिए, उनको दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। इसी को हमने कहा द्वैत शासन। तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि द्विसदनीय व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है, इसी प्रकार उस टाइम पर केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद बनाई गई। क्लियर। तो द्विसदनीय व्यवस्था कब आरंभ होती है? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसके साथ साथ इसमें प्रारंभिक व्यवस्था की गई थी लोक सेवा आयोग के निर्माण की। लोक सेवा आयोग जब खुली प्रतियोगिता आरंभ कर दी गई तो उसके मैनेजमेंट के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, जिसमें 1927 में लोक सेवा आयोग बनकर तैयार हुआ। क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। पहला, भारत में संघीय व्यवस्था को लागू किया गया। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इससे पहले भी सेपरेशन ऑफ पावर था, लेकिन
ढांचा जो था वो एकात्मक था, संघीय ढांचा नहीं था। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर किया गया और हम वर्तमान में भी देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं, तो वो कब बनाई गई थी? इसी में 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। फिर मैंने आपको बताया 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है। 1935 में इसे बदलकर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित कर दी जाती है। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया किस अधिनियम द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। आरबीआई की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन दिया गया था उसको और बढ़ाया गया। महिला, श्रमिक और दलितों में भी इसको आगे बढ़ाया गया। क्लियर? 1858 में भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी, उसको समाप्त किया गया किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। जो 1858 में हमने भारतीय परिषद बनाई थी उसको समाप्त किया और ऑल इंडिया फेडरेशन हमने यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब होती है? आप लोग चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। किसकी स्थापना होती है? अखिल भारतीय संघ की। अखिल भारतीय संघ की। हमारे संविधान का 80% भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। क्लियर? इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है संवैधानिक विकास का। तो संवैधानिक विकास में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे उनको कंसाइज तौर पे हमने अब देख लिया। इसके साथ आपका वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिवीजन नोट ज़रूर से बनाने हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।